गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 9.1 में किया है, सेम वैसा ही है। सिर्फ बोला है डिफरेंशिएट करो फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो आ जाओ, धड़ाधड़ से डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं अपन। पहला, लेट y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं। फिर क्या बोलोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे डी बाई डी एक्स एड हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स एड हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। इसके आगे का फटाफट से बताओ मुझे। अब क्या करोगे, u अपॉन v का रूल लगेगा। u अपॉन v रूल का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड होल अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। यस एवरीवन। अब क्या करोगे आप, अब कुछ नहीं, यहाँ पे पता हमें x प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, और ये x वैसे का वैसे हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वापस से 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 विल बी योर 0। डन। ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। योर आंसर विल बी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। डन एवरीबॉडी, समझ में आया, क्लियर है। बहुत ही सिंपल से सम है यार, ये वापस से वही सम है जो अपन करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट्स रिपीटेड बट फिर भी मैं आपको करवा रही हूँ बिकॉज हो सकता है कि डिफरेंशिएशन चैप्टर को थोड़ा सा ग्रैब करने में टाइम लगे। तो जितने क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ उतनी बार आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब क्या बोलोगे, u अपॉन v का रूल लगा दो। क्या होता है u अपॉन v का रूल, वापिस से सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट बोला तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड होल अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब क्या करोगे आप, एक्स डिफरेंशिएशन इसका करेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा 2x। 1 का करोगे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 आता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तुम तो ऐसे ही रहोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाता है 1 हो जाता है, होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जब, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों ऑब्वियसली सॉल्व होते हैं, फर्दर सॉल्व होते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डन एवरीबॉडी, क्लियर है, समझ में आया? यस। अरे बहुत इजी है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जैसे जन्नत चैप्टर नहीं है कोई, पता है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1। लेट मी चेक द क्वेश्चन ऑल्सो। हाँ यही है। अब आप क्या करोगे, वापस से u अपॉन v रूल लगाएंगे और करेंगे क्या। ठीक है, तो ये पूरा रामायण लिखोगे पहले। ठीक है, 2 लाइन आप लिखोगे, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, यही था आपका फॉर्मूला, होल अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। यस और नो, एकदम फास्ट ट्रैक मोड पे करो, मजा आती है। ई टू द पावर एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0, अरे तेरी मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 होता है, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। हाँ छोड़ो, वो फर्क नहीं पड़ता। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे प्लस है तो सिर्फ ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पे प्लस है सिर्फ ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस एंड माइनस में। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है 0, तो होल अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस
1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो पूरा का पूरा टर्म ही अपना 0 हो जाएगा। फिर बचेगा क्या यहाँ पे, क्या बचेगा डियर, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इनके आंसर्स और अपने आंसर में कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दिया है क्या, नहीं डियर, इनका आंसर गलत है, अपना आंसर सही है। मार्क दिस, ये आंसर करेक्ट करोगे आप, ठीक है। अपना आंसर सही है, उनका गलत है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखो ना, जब ये 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा ये वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ई टू द पावर एक्स। डन डियर, यस। वो सॉल्यूशन नहीं देखेंगे जो मैंने आपको सॉल्व करवा दी, वो देखोगे, ठीक है। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1। क्वेश्चन सही है। वापस से u अपॉन वी रूल। अरे खुद से कर लोगे या नहीं, बोलो तो सही, बोलो मैडम खुद से कर लेंगे। चलो, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड का होल का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स प्लस 1 और डी बाई डी एक्स e टू द पावर एक्स क्या होता है, एज इट इज e टू द पावर एक्स। यहाँ पे e टू द पावर एक्स का x ऐसे ही रहेगा। अब ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, और 1 का क्या हो जाएगा, प्लस 0। ये हो जाएगा तुम्हारा e टू द पावर x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। अब क्या करोगे, लेट्स चेक इट आउट। e टू द पावर x प्लस 1 माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, ठीक है। एक काम करो ना, ब्रैकेट ओपन मारो, ओपन करो ब्रैकेट। तो ये क्या हो जाएगा, अब आपका ब्रैकेट अगर आपने ओपन किया तो ये e टू द पावर एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, e टू द पावर 2x हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, e टू द पावर x हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, e टू द पावर 2x हो जाएगा, होल अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर होगा e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। उनका जाने दो, उन्होंने लंबा चौड़ा मेथड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन अपना बहुत इजी मेथड है, और अपने मेथड से आंसर भी सही आ रहा है, ठीक है। अभी यार इनको इतने कितने स्टेप्स लग गए सॉल्व करने के लिए, अपना कितना छोटे में हो गया। 3 स्टेप में अपना आंसर है। डन डियर एवरीबॉडी, ठीक है। नहीं नीलकमल, पूरा बताती हूँ मैं, चिंता मत कर, क्योंकि डेरिवेटिव में मेरे को रिस्क नहीं लेना है। यही चीजें 12th स्टैंडर्ड में वापस बतानी है, उससे बेटर अभी कर लो। वापस से क्या होगा, u अपॉन वी रूल, ठीक है। अब इसको ओरली कर ले, क्या ओरली कर ले, क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। अभी इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, 1 बाय एक्स। ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल का स्क्वायर। डन दिया, समझ में आया आंसर, इजी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन चेक करने दो सही है या नहीं, हाँ ठीक है। वापस से u अपॉन वी रूल, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है, अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। अभी मुझे एक बात बताना, इसको एलडीआर मत करो, लास्ट डे रिविजन करके जाना। लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो 2x इंटू लॉग 2 हो जाएगा। ये यहाँ पे होगा माइनस 2 टू द पावर एक्स, ये तो ऐसे रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स होल अपॉन लॉग ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये कुछ कॉमन निकलता है, नहीं, कुछ कॉमन नहीं निकलता। 2 टू द पावर x इंटू लॉग x इंटू लॉग 2 माइनस 2 टू द पावर x अपॉन 1 बाय एक्स लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, या तो ये x, ये जो है इसका एलसीएम ले लो सबके साथ में और वो x को नीचे आने दो, या फिर एज इट इज आंसर लिख दो, इसी कोई आंसर लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक काम कर सकते तो यहाँ पे 2 टू द पावर x और यहाँ पे 2 टू द पावर x है,
तो इसको कॉमन निकाल लो, बेस्ट है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस 1/x। फिर भी कुछ कैंसिल नहीं होगा, बट ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ईजी है। क्लियर डियर? क्लियर एवरीवन? चलो अब 6 वाला पार्ट क्या बोल रहा है? 6 नहीं है, 7th है। यस, वापस है यू अपॉन वी रूल। ये यार ये लोग कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी यू अपॉन वी रूल को लेके। चलो आ जाओ। सेकेंड into differentiation of first minus first into differentiation of second plus second का whole square। Am I clear till this step? Clear everybody? देखो, second minus differentiation of first माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड होल अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। यस, सही किया है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, अगर ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं तो चेक कर लेना। ये एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव करना है, ये 2 बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 टू द पावर EX, और डी बाई डी एक्स ऑफ -1 क्या हो जाएगा? 0 -0। नहीं भी लिखा तो चलेगा क्या? अब थोड़ा सा डायरेक्टली करूं, 0 नहीं लिखू चलेगा? ये दिखाऊं आपको लिखकर? नहीं लिखो चलेगा एवरीबॉडी? ये समझ में तो आ रहा है ना कि यहाँ पे -0 है, इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ -1 0 -0। बट मैं आपके लिए अब ये स्टेप नहीं लिख रही हूँ, अननेसेसरी एक स्टेप बढ़ेगा। ठीक है, नाउ अब ये एज इट इज लिखेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2 e टू द पावर x क्या हो जाएगा? 2 बाहर जाएगा, एंड e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है। अब यहाँ पे +1 का 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं लिखूं तो चलेगा क्या? ये नहीं लिख रही मैं। ठीक है, 2 e टू द पावर x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। नाउ अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, 2 e टू द पावर x 2 e टू द पावर x को कॉमन ले लेंगे, टू ई टू द पावर x प्लस 1 माइनस, अब ये दोनों का ब्रैकेट ओपन कर दूं, ये रहेगा -2 e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 2 e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल होता है? हाँ जी, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 e टू द पावर x अपॉन 2 e टू द पावर x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। डन एवरीबॉडी? वेयर इज द क्वेश्चन? क्लियर है? नन डियर? इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ अपन को फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो याद होना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करने का? बोलो लेट y। फिर यार एक चीज देख लो, यहाँ पे x प्लस 1 x माइनस 1 है, तो हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूं, होल अपॉन e x प्लस 1। ये हो गया तुम्हारा y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये पूरा रामायण लिखोगे, अब डायरेक्टली सॉल्व करना है, इस स्टेप को सॉल्व करना है यहाँ से। तो कैसे करोगे? ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। चलो आ जाओ, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। एवरीवन क्लियर हो रहा है? अपॉन सेकेंड का होल का स्क्वायर। यस और नो? ये सब क्लियर है एवरीबॉडी? कुछ मिस्टेक नहीं है? देखो है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। यस सही है। अब आप क्या करोगे? e टू द पावर x प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2x, और ये -1 का क्या हो जाएगा? -0। -0 नहीं लिखो चलेगा, शॉर्टकट कर रही हूँ, अदरवाइज लिखना तो आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट अननेसेसरी एक स्टेप और बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट एग्जाम में लिख कर आना। डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा e टू द पावर x, और ये +1 का +0 नहीं लिख रही हूँ। नाउ e टू द पावर x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। कुछ कॉमन निकलता है क्या?
दिख तो नहीं रहा, चलो आ जाओ सॉल्व करो फिर। ई एक्स प्लस वन, एक काम करो ना, ये ब्रैकेट को ना ये है जो है इसको इससे भी सॉल्व कर दो। 2x ई टू द पावर x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस माइनस प्लस 1 प्लस ई टू द पावर x। कुछ कॉमन तो निकल ही नहीं रहा है, करके क्या मतलब है, 1 का होल स्क्वायर, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। चलो देखते हैं यार, इतना बड़ा आंसर तो नहीं लिख सकते थे अपन। इन तीनों से मैं e टू द पावर x e टू द पावर x को कॉमन निकाल लूं क्या? वही एक ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं। वापस 2x इसमें से कॉमन निकालोगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो e टू द पावर x को कॉमन निकाला हमने ये तीनों स्टेप से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 का होल का स्क्वायर, विच इज योर आंसर। डन एवरीबॉडी, क्लियर है, सिंपल। चलो जी, अच्छा अब मुझे एक चीज बताना ऑनेस्टली, क्या तुम लोगों का जो डर है वो डेरिवेटिव को लेके हटा? एवरीवन, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बोला तो मुंह से ऐसा निकलना चाहिए कि सबसे इजी, मैथमेटिक्स में सबसे इजी चैप्टर है डिफरेंशिएशन, यस और नो? कितने मजे से सॉल्व किया यार, और मजा भी आती है। सिर्फ प्रॉपर्टीज मालूम चाहिए, सिर्फ फॉर्मूलेज मालूम चाहिए, बाकी तो काम अपने आप हो जाता है। यस, ओके, चलो जी आ जाओ। नाउ सम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, कुछ एप्लीकेशन देखने आपको डेरिवेटिव्स के। जैसे ये रहने दो, चलो ठीक है आ जाओ। एक बार सप्लाई और डिमांड क्या होता है ये समझ लो। सप्लाई क्या होता है डियर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म सप्लाई? जितना मार्केट में गुड्स की सप्लाई है, यस और नो? जितने मार्केट में गुड्स का प्रोडक्शन है। सप्लाई किस पे डिपेंड करता है? प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी सप्लाइड रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ सर्टेन गुड प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। गाइस, जो गुड्स प्रोड्यूसर्स सप्लाई कर रहे हैं, करने के लिए रेडी है, दैट विल बी योर सप्लाई। और डिमांड क्या होता है? जो कंज्यूमर डिमांड करते हैं। अरे यार, एक तरफ है प्रोड्यूसर और एक तरफ है तुम्हारे कंज्यूमर्स, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, आपने ये इलेक्ट्रिक पेन की डिमांड की है, ठीक है, तो आप डिमांड कर रहे हो, यू आर डिमांडिंग, ये हो गया डिमांड, और ये लोग क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे, हो गया। ये कंसेप्ट क्लियर है, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, ठीक है। नाउ अब एक डिमांड किस बेसिस पे होगा? प्राइस के बेसिस पे होगा। जब प्राइसेस ज्यादा होगी तो तुम डिमांड ज्यादा करोगे या कम करोगे? मान लो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई है तो तुम डिमांड ज्यादा करोगे या कम करोगे? मैम डिमांड हम कम कर देंगे। और जब प्राइसेस कम होगी तो मान लो 50,000 से जो प्राइस है वो 40,000 में हो गई, तो डिमांड तुम बढ़ा दोगे गोल्ड का, यस और नो? तो जो डिमांड है वो प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, दूसरा कम होता है तो पहला वाला बढ़ता है, मतलब दिस अपोजिट होता है। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एम आई क्लियर डियर? एम आई क्लियर एवरीबॉडी? आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ये पार्ट सभी को? कोई घाई नहीं, ये क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट पे ही डिपेंड करता है। तो कैन आई से इन मैथमेटिक्स डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस? क्योंकि डिमांड प्राइस पे डिपेंड करता है। क्या बोला मैडम आपने? मैंने बोला जो डिमांड फंक्शन है ना, डिमांड एक फंक्शन है प्राइस का। कैन आई से? तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। अरे अभी तक तुम y इज इक्वल टू एफ एक्स लगाते थे, y जो है वो x का फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे बोल रही डिमांड जो है वो प्राइस का फंक्शन है, तो क्या मैं इसके d और p लगा सकती हूँ? एवरीबॉडी पक्का? ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अब कभी भी क्वेश्चंस में ऐसा कुछ बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड निकालना है कि डिमांड कितने से चेंज हुआ। प्राइस में चेंजेस होने के कारण डिमांड कितने से चेंज हुआ? प्राइस में
रुको, ये ट्रायंगल मतलब चेंज होता है, पता है? प्राइस में चेंजेस होने के कारण डिमांड में कितने से चेंज हुआ, कैसे निकालोगे? सिंपल, क्या करोगे आप? डी बाय डी पी। मैम डी बाई डी एक्स होता ना, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एक्स था, इसलिए मैं हमेशा डी बाई डी एक्स करती थी। ठीक है, यहाँ पे पी है, प्राइस के कंपेयर में प्राइस कितने से चेंज हुआ कि डिमांड चेंज हो रहा है, तो डी बाई डी पी ऑफ डी। यस और नो? क्लियर है पार्ट? मतलब कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड निकालना है, मतलब समझ जाना कि आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। कभी भी मार्जिनल डिमांड निकालना है, मतलब आप समझ जाना कि आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। क्वेश्चन दो टाइप से आपको घुमाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड निकालो विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, डेरिवेटिव निकालो, मार्जिनल डिमांड निकालो, डेरिवेटिव निकालो। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब मार्जिनल डिमांड क्या होता है? अरे प्राइस में थोड़े से चेंज हो रहा है कि डिमांड कितने से चेंज होगा? इंक्रीमेंटल डिमांड, प्राइस में एक छोटा सा स्मॉल चेंज हो रहा है कि डिमांड में कितने से चेंज हो रहा है। एडिशनल चेंज इन मार्जिनल वर्ड जहां जहां आया वहां वहां पे समझना एडिशनल। प्राइस में थोड़े से चेंज हो रहा है, तो डिमांड कितना एडिशनल से चेंज हो रहा है, इन शॉर्ट डेरिवेटिव ओनली। डन? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड पूछा या मार्जिनल डिमांड पूछा, हमें कंसेप्ट क्लियर है कि डिफरेंशिएशन करना है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? चलो अब ठीक उसी तरह से सारे एक साथ बता दो सारे कंसेप्ट। चलो एक काम करते हैं, कॉस्ट फंक्शन तक बता देती हूँ, ठीक है? रेवेन्यू फंक्शन बात नहीं करेंगे। अब वापस से देखना, ऊपर चलते हैं। अब ये सप्लाई वाला पार्ट मेरे को बताना, प्राइसेस बढ़ेगी तो ये जो प्रोड्यूसर्स है, प्राइस बढ़ गई मार्केट में, ठीक है? जो गोल्ड की प्राइसेस है वो हो गई है 50,000 रुपए, 50,000 हो गई है, ठीक है? तो ये लोग सप्लाई ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? ज्यादा करेंगे, क्योंकि इनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। और प्राइसेस कम हो जाएगी तो मान लो लैपटॉप है, चलो गोल्ड को छोड़ो, लैपटॉप है तुम्हारा, इनको तो आया 20,000 में, लैपटॉप इनको 20,000 में आया है। जब प्राइसेस बढ़ गई 50,000, जैसे कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे प्राइसेस बढ़ी थी, तो प्राइसेस बढ़ गई है, 20,000 से सीधा 50,000 हो गई थी, क्योंकि एवरीवन वाज इंटरेस्टेड इन वर्क फ्रॉम होम। बच्चों की भी ऑनलाइन स्टडीज चालू थी, हर कोई घर से ही कर रहा है, ठीक है? वर्क फ्रॉम होम था, तो कंप्यूटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी, तो प्राइसेस बढ़ा दी थी उन्होंने। तो सप्लाई ये लोग ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? किसी भी कस्टमर को मना करोगे, जा नहीं आ, टाइम नहीं अभी, भाई रुक, पैसे आ रहे, लॉकडाउन के टाइम पे पैसे आ रहे, ये सर नो कंसेप्ट समझ रहे हैं? तो आप सप्लाई ज्यादा करोगे, लेकिन अगर प्राइस कम हो गई, वापस से 20,000 हो गई, तो अपन सप्लायर बोलेगा रुक जा यार, अभी मत निकालिए, ये जो स्टॉक है अपना इसको रख बाजू में, जब प्राइसेस बढ़ेगी ना तब अपन बेचेंगे, जब प्राइसेस बढ़ेगी ना तब अपन बेचेंगे, अभी रख गोडाउन में रख सामान। यस और नो? प्रोड्यूसर के एंगल के सोचो ना, प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, यस और नो? तो यहाँ पे सप्लाई भी कम हो जाएगी, मतलब वो चाहेगा ज्यादा प्रॉफिट कमाए। जब प्राइसेस बढ़ेगी ना तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा, जब प्राइसेस कम होगी वो सप्लाई भी कम कर देगा। तो ये जो ना, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? अच्छा अभी ये सब छोड़ो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हें कोई काम नहीं है इसका, वो 12th स्टैंडर्ड के इको में मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी। अभी मुझे इतना बताना, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस? अरे सप्लाई प्राइस पे डिपेंड करता है। कैन आई से सप्लाई इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ प्राइस? कैन आई से सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस? मैम यहाँ जीपी लिखा, अरे एफपी लिखो, जीपी लिखो, की फर्क पड़ता है? ये पॉइंट क्लियर है? सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एवरीवन। अब एग्जाम में पूछा मार्जिनल सप्लाई, तो कुछ नहीं, डी बाय डीपी ऑफ एस कर लेंगे, और यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसको भी डेरिवेटिव कर लेंगे। या फिर तुम्हें ऐसा बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो भी क्या करना है, डिफरेंशिएशन ही निकालना है। मार्जिनल सप्लाई पूछा है, डिफरेंशिएशन ही निकालना है बॉस। एम आई क्लियर? ये मेन कंसेप्ट है आगे चलने के लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के आगे जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मेन कंसेप्ट यही है। क्लियर है मैम? ये y इज इक्वल टू एफ एक्स होता था, तब आप क्या बोलते थे कि y जो है वो फंक्शन है x का, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। एम आई क्लियर? डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, एस इज इक्वल टू एफ पी,
D इज इक्वल टू FP। क्लियर डियर? चलो नाउ कॉस्ट फंक्शन। लेट अस से आपको बोला है कॉस्ट। मुझे अब एक बार बताना, कॉस्ट कितने कॉस्ट की बात कर रहे हो? अगर तुम खर्चे की बात करो, चलो आ जाओ ऊपर, सॉरी यहाँ नहीं, अभी डिमांड सप्लाई को हटाती हूँ मैं, ठीक है? ये सप्लाई हटाया। प्रोड्यूसर्स कॉस्ट, मेरे को बताना प्रोड्यूसर का खर्चा कितना हुआ गुड्स बनाने का। मैम बहुत सिंपल है, जो भी प्राइस होगी पर प्रोडक्ट, जो भी प्राइस होगी, प्राइस पर यूनिट जो होगी, इनटू जितनी क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस की है। मान लो उन्होंने मैडम 50,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, 50,000 क्वांटिटीज है, और जो हर एक क्वांटिटी है वो 10 रुपए की है, तो 5 लाख रुपए टोटल कॉस्ट हो जाएगी। यस और नो? टोटल खर्चा कितना होगा? पहले कंसेप्ट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। यस एवरीबॉडी? अरे पेन बना रहे हो, कितना टोटल कितना खर्चा लगा, कितने पेन बने और एक पेन की प्राइस कितनी है, वही तो हो गया तुम्हारा टोटल खर्चा। डन? ओके। अब अगर ये हो गया टोटल कॉस्ट, अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ रही हूँ एवरेज कॉस्ट बताना, एवरेज कॉस्ट, ये कंज्यूमर का एंगल हटा दो भैया, एवरेज कॉस्ट बताओ। एवरेज कॉस्ट ये क्या हो जाएगा? ये हो गया टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा? ऑन एन एवरेज कितना लगा रे खर्चा? ऑन एन एवरेज एक पेन बनाने का कितना खर्चा लगा? तुम बोलोगे मैडम देखो टोटल खर्चा लगा है, टोटल कॉस्ट लगा है मैडम 5 लाख रुपए, और टोटल क्वांटिटीज हमने बनाई है 50,000 क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, मैम 50,000 क्वांटिटी बनाई है, तो अब आप इसको डिवाइड कर लोगे, आपको मिलेगा 10 रुपए। मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज एक पेन बनाने का कॉस्ट कितना हुआ? 10 रुपया। मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रही हूं, मैं यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, ऑन एन एवरेज एक पेन की कॉस्ट बताओ, कैसे निकालोगे? टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। एवरीबॉडी? अगर मैं टोटल कॉस्ट को आपको सी से डिनोट कर दूं और टोटल क्वांटिटी को मैं आपको एक्स से डिनोट कर दूं, तो कैन आई राइट दिस फॉर्मूला सी अपॉन एक्स? ये टोटल कॉस्ट जो है सी है और ये टोटल क्वांटिटी एक्स है, सी अपॉन एक्स हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। क्लियर है यहां तक एवरीबॉडी? चलो आ जाओ, हो गया, बस इतने थे कंसेप्ट और कुछ नहीं था, ठीक है? नाउ ये देखो एवरेज कॉस्ट क्या दिया इन्होंने? सी अपॉन एक्स। सी क्या है? टोटल कॉस्ट है। सी क्या है? टोटल कॉस्ट, एंड एक्स क्या है? लिख लो यहाँ पे, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटीज प्रोड्यूस। जितना हमने टोटल क्वांटिटी का गुड्स बनाया है उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? एवरेज कॉस्ट समझा? अब अगर एग्जाम में पूछा मार्जिनल कॉस्ट बताओ, मार्जिनल कॉस्ट बताओ, अब क्या करोगे? सी क्या है? टोटल कॉस्ट क्या है? सी इज इक्वल टू, अब मुझे बताना, एक मिनट ये सब छोड़ो अभी, रुको। टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? टोटल खर्चा किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे या प्राइस पे? प्राइस तो एक ही 10 रुपए ही है, समझने की कोशिश करना, प्राइस 10 रुपए ही है। अभी 5 लाख के बदले में तुमने 10 लाख यूनिट बना दिए, तो ये यूनिट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे डिपेंड करता है या प्राइस पे डिपेंड करता है? डिमांड बोला तुमने, डिमांड बोला भाई कि वो प्राइस पे डिपेंड करता है, तुमने सप्लाई बोला कि वो प्राइस पे डिपेंड करता है। मुझे ये बताओ कि टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस हुआ? यस एग्जैक्टली ट्रू, एग्जैक्टली ट्रू। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, काम खत्म। अदरवाइज बच्चे इसको रट्टा मारते हैं, आई डोंट नो व्हाई यार। टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड होता है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, और मैंने आर्टिकल प्रोड्यूस को क्या लिया? एक्स लिया, ठीक है? तो सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, बोलू? ठीक है। अब मुझे बताना, अगर तुम्हें बोला है रेट ऑफ चेंज चेंज इन टोटल कॉस्ट, तो क्या निकालोगे? डी बाय डी एक्स ऑफ सी, डी बाय डी एक्स, इधर पे डी बाय डी एक्स लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स है, कॉस्ट जो है फंक्शन ऑफ एक्स है, तो अपन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स लगा देंगे,
डी बाई डी एक्स लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मार्जिनल कॉस्ट निकालने बोला है, तो वापस से डी बाई डी एक्स ऑफ सी करेंगे, कुछ नहीं, मतलब जो सी फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव करना है, दैट्स इट गाइस। रेट ऑफ चेंज या मार्जिनल कॉस्ट में डेरिवेटिव करना है टोटल कॉस्ट का। लेकिन अगर एवरेज कॉस्ट पूछा है तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटीज प्रोड्यूस हो जाएगी तुम्हारी ऑन एन एवरेज 10 रुपए एक पेन की कॉस्ट। क्लियर एवरीबॉडी? अच्छी तरह से समझ में आया? एक बार वापस से सुन लेना, यहाँ पे दो कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे, पूरा मिटाती हूं मैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, पता नहीं, अगर ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए ना तो पता नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे। एक तरफ लिख रही हूं मैं टोटल कॉस्ट, कुछ भी टोटल कॉस्ट दी है, ठीक है, क्या होती है हमें पता, प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ओके, नाउ फॉर्मूला जाने दो, मुझे इतना बताओ, सी क्या है, फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है। कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट मतलब ये सी, ये जो फंक्शन है वो टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट पूछ लिया, या फिर तुम्हें बोल दिया और मार्जिनल कॉस्ट, तो क्या करोगे अब आप, इसका ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालोगे। क्या निकालोगे? डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ सी। एम आई क्लियर? 100%? कोई कंफ्यूजन का गुंजाइश मत रखना, ये चैप्टर बहुत बहुत इजी है, ट्रस्ट मी। लोग डरते होंगे डेरिवेटिव से, तुम ऐसे नाचोगे अगर डेरिवेटिव के क्वेश्चन आ गए एग्जाम में तो, ठीक है। चलो नाउ एवरेज कॉस्ट बोला तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस, और टोटल कॉस्ट को आप सी से डिनोट करते हो ना, टोटल कॉस्ट को आपने सी से डिनोट किया, एक्स सी अपॉन एक्स, ठीक है, बस ये दो तो फॉर्मूले हैं, और क्या। अगर डेरिवेटिव बोल दिया एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव, तो कुछ नहीं, डी बाई डी एक्स कर देना, इसका भी डेरिवेटिव निकाल देना, हो गया, खत्म। क्लियर? चलो बड़े क्वेश्चंस में आगे। अब देखो ध्यान से, the demand D for a price P is given as D is equal to 27 upon P. Find the rate of change of demand when price is 3. एक मिनट होगा, when price is 3 छोड़ो, rate of change of demand बोला है, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें पता है डिमांड, इन लोग ने बहुत शॉर्ट में किया, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, एवरीबॉडी। तो D इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, ये फंक्शन ऑफ P क्या दे दिया आपको, दे दिया है 27 अपॉन P, दे दिया D इक्वल टू 27 अपॉन P। नाउ अब आप क्या बोलोगे, टू क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड। मैं शॉर्ट में वो ट्रायंगल बनाया मैंने चेंज के लिए, आई होप आपको समझ में आ गया, चेंज है, ठीक है। नाउ डी बाय डी पी ऑफ डी, और यहां पे हो जाएगा डी बाय डी पी ऑफ 27 अपॉन पी। दोनों तरफ डी बाय डी पी लगाया है ये इक्वेशन में, और कुछ भी नहीं किया है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? वाई पी मैडम, क्योंकि वो फंक्शन है प्राइस का, डी फंक्शन है पी का, जैसे वाई था फंक्शन ऑफ एक्स वैसे ही। इज दिस क्लियर? पक्का? अब क्या करोगे तुम, अभी यहां पे तो इज इक्वल टू 27 कांस्टेंट है, तो 27 बाहर हो जाएगा, एंड डी बाई डी पी ऑफ 1 बाय पी निकालना है। अब मुझे बताना डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता था मैम, इसका मतलब तो होता था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1, यस, फिर एन एक्स एन -1 एन 1 अपॉन एक्स टू द एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाता था आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम। अभी जब भी डी और डीपी दिया है ना, तो वापस से तुम ये पूरा लंबा चौड़ा नहीं करोगे, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक बार समझाने के लिए बताया। अब मैं आपको ये बोलना चाह रही हूं कि डायरेक्टली यहाँ पे भी पी है, तुम इसको पी से ही
ये जो है डिमांड जो है वो फंक्शन ऑफ प्राइस है, तुम डी बाई डी पी से ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हो प्राइस को, तो अब चिंता नहीं है। एन एक्स एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 27 इंटू डी बाई डी पी ऑफ पी माइनस वन। यहीं पे सॉल्व करना है, ठीक है, कोई घाई नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है, ये देख के डरना नहीं है। एन एक्स एन माइनस वन, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 27 माइनस 27 अपॉन पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा डी बाय डी पी ऑफ टी। योर फाइनल आंसर। डन, एवरीबॉडी क्लियर है? अच्छी तरह से समझा सभी को, कोई गुंजाइश नहीं कोई डाउट रखने की, मन में इतनी सी भी डाउट नहीं है कि कौन सा कहां से आया, पक्का? ओके चलो, ये देखो आंसर तुम्हारा यही है, ठीक है। नाउ अब फर्दर क्या बोल रहा है वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड निकाल लिया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड निकालो जब प्राइस 3 है तो, ओ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड निकालो मतलब डीपी, सॉरी ये डी था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड निकालो व्हेन प्राइस इज 3। प्राइस कितना बोल दिया 3, तो ये कितना हो जाएगा -27 अपॉन 3 का स्क्वायर, मतलब -27 अपॉन 3 3 9, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 27, आंसर विल बी -3। डन एवरीबॉडी, व्हेन प्राइस इज 3 रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड इज -3। समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं? पहले डेरिवेटिव निकाला, फिर वो बोल रहा है प्राइस 3 पुट करो और बता दो कितना है भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड। तो हमने उसमें -27 अपॉन पी का जो स्क्वायर था, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ इसके बदले में 3 पुट कर दी, दैट्स इट। उसने बोला है ना प्राइस 3 है तो डिमांड बताओ, बोला है ना, इसीलिए किया। डन, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ू आगे वापस से। इफ फॉर अ कमोडिटी प्राइस एंड डिमांड रिलेशन इज गिवन एज, ठीक है, अपना आंसर कैसा होना चाहिए, अपन उनको बताएंगे कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड जो है फंक्शन ऑफ प्राइस है, देयरफॉर डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी, ठीक है। गिवन क्या दे दिया आपको, डी इज इक्वल टू पी प्लस 5 पी माइनस 1, ये दे दिया है आपको। ओके, टू फाइंड आउट, टू फाइंड क्या निकालना है आपको, मार्जिनल डिमांड। पहले सिर्फ मार्जिनल डिमांड निकालेंगे, बाद में उसमें प्राइस 2 पुट कर देंगे, उसका जो आंसर आएगा डेरिवेटिव का उसमें प्राइस 2 पुट करेंगे। मार्जिनल डिमांड बोला तो डेरिवेटिव, लेकिन अपन यहाँ लिखने के टाइम पे मार्जिनल डिमांड ही लिखेंगे, मार्जिनल डिमांड। यहाँ लिखना है तो लिख दो दैट इज डी बाई डी पी ऑफ कैपिटल डी। तो अभी क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव बताओ मुझे अभी, मैं लिटरली बोर हो गई उसका डेरिवेटिव निकाल के। यू अपॉन वी रूल लगाओ यार, और क्या करोगे। तो क्या हो जाएगा ये, चलो आओ सॉल्व करते हैं। डी अपॉन डी पी ऑफ डी, ये हो जाएगा यू अपॉन वी सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है p माइनस 1 है, होल अपॉन सेकेंड का होल का स्क्वायर। इज दिस स्टेप क्लियर? अब क्या करोगे तुम, डी बाई डी पी ऑफ p 1 और 5 कांस्टेंट, तो यहाँ पे 1 प्लस 0 लिखने से बेटर मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लिख दूं, 1 प्लस 0 आएगा बट मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लिख दूं, चलेगा? समझ में आ रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी बाई डी पी ऑफ पी 1 प्लस 0, एम आई क्लियर? नाउ माइनस p प्लस 5, डी बाई डी पी ऑफ p 1 एंड इसका माइनस 0, तो 1 माइनस 0 लिखने से बेटर कैन आई राइट इट एज डायरेक्टली 1 लिख दू इधर, अपॉन p माइनस 1 का होल का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, p माइनस 1 माइनस ऑफ p माइनस ऑफ 5 अपॉन p माइनस 1 का होल का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, ये प्लस p माइनस p कैंसिल होगा, ये रहेगा तुम्हारा -6 अपॉन p माइनस 1 का होल का स्क्वायर। ये हो गया अपना d बाय डी पी ऑफ d, d बाय डी पी ऑफ d हुआ है, ठीक है। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, व्हेन प्राइस इज 2 निकालो मार्जिनल डिमांड। तो कुछ नहीं, अब इसमें ना अपन को 2 को वैल्यू पुट करना है,
तो रुको, मैं आपको अच्छे से एक बार लिख के बताती हूँ। तो आप यहाँ पे लिखोगे, आंसर्स का प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ठीक है। अब यहीं पे मैं लिख रही हूँ, देयरफॉर डी बाई डी पी ऑफ डी इज इक्वल टू -6 अपॉन p - 1 का होल का स्क्वायर। ये आ गया अपना डेरिवेटिव। वापिस से लिखना, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? मार्जिनल डिमांड व्हेन प्राइस इज 2। प्राइस कितना बोल दिया है? 2 प्राइस बोल दिया इधर, ठीक है। तो डी बाई डी पी ऑफ डी इज इक्वल टू -6 अपॉन 2 - 1 का होल का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा -6 अपॉन 2 - 1 1 का स्क्वायर, मतलब इन शॉर्ट -6 यारो। क्लियर एवरीबॉडी? कितना सिंपल है। यस, आंसर्स का प्रेजेंटेशन देख लेना, ठीक है। बेहतरीन तरह से प्रेजेंट करोगे। डबल अंडरलाइन कर देना लगे तो कुछ जो कुछ बोल रहा है निकालने के लिए यहाँ पे भी डबल अंडरलाइन कर देना, और इस तरह से आप आगे आंसर सॉल्व करोगे। क्लियर है? चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, -6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस, व्हेन प्राइस इज 2 मार्जिनल डिमांड इज -6। क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। डिमांड फंक्शन ये दिया है, इज गिवन एज दिस, फाइंड द रेट एट विच प्राइस इज चेंजिंग। रेट एट विच मतलब डेरिवेटिव, इन शॉर्ट डेरिवेटिव। ये वाला पार्ट बाद में करते हैं अपन, सिर्फ डेरिवेटिव निकालने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसमें डी की वैल्यू अपन पुट करते हैं, ठीक है। अभी ये रुको, ये प्राइस दिया है, थोड़ा सा ध्यान से रखना। द डिमांड फंक्शन इज गिवन एज पी। अच्छा, डिमांड को आप यहाँ पे पी बोल रहे हो, ओके। फाइंड द रेट एट विच प्राइस इज चेंजिंग। कौन से रेट से प्राइस चेंज हो रहा है? मतलब हमेशा d इज इक्वल टू डी द फंक्शन ऑफ प्राइस देता था ना ये। अभी इन्होंने क्या किया है, प्राइस इज द फंक्शन ऑफ d दिया है। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर ये दिया है तो तुम d बाय डी डी ऑफ p करोगे। इधर क्या है, डिमांड से उसको डेरिवेटिव करोगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? मैम कहाँ बोला, ये देखो, द रेट एट विच प्राइस इज चेंजिंग। प्राइस कौन से रेट से चेंज हो रहा है, पहली चीज। दूसरा, एक और हिंट दिया उन्होंने, ये P इज इक्वल टू डी के टर्म्स में दिया। प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ, अरे ये होता था, यहाँ पे ऐसा दिया है। जब ऐसा दिया है तो ऐसा करोगे ना। एम आई क्लियर? सेम क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड में, सेम क्वेश्चन है, पता है? क्लियर है सभी को? ओके, तो ये जैसा होता था उसको हटा दूं, जो दिया है वही हमारे काम का है, राइट? अपने काम का क्या है? अभी आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड। तो d बाय डी डी ऑफ p इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी दिया होगा, कौन सी वैल्यू दे दी है यहाँ पे फंक्शन क्या दे दिया है, 20 प्लस डी माइनस डी का स्क्वायर। अब इसको डेरिवेटिव कर लो, यहाँ पे भी d बाय डी डी कर लो। इधर d है तो यहाँ पे भी नीचे भी d होना चाहिए। ऊपर x है तो d बाय डी एक्स करते हो, ऊपर d के टर्म्स में तो d बाय डी डी करोगे। पॉइंट्स क्लियर है? ऊपर d है तो नीचे d बाय डी डी होगा। यस, ऊपर x के टर्म्स होता था तो d बाय डी एक्स करते थे। इज दिस पॉइंट क्लियर? कहीं से कोई डाउट का गुंजाइश ही नहीं है ना? यस। अभी क्या करोगे, डेरिवेटिव कर लो। ये कांस्टेंट, ये तो हो गया 0, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया -2d, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 1 - 2d। ये हो गया तुम्हारा मार्जिनल। फाइंड द रेट एट विच प्राइस इज चेंजिंग, इस रेट से प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है। नाउ अब आप बोलोगे व्हेन डिमांड इज फ्री, व्हेन, या फिर ऐसा बोलो, डी डी ऑफ पी व्हेन डिमांड इज, जब डिमांड 3 है। जब डिमांड 3 है तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 6 - 5। तो प्राइस कितने से चेंज होगा, -5 से। यो एवरीबॉडी समझ में आया? पूरा सॉल्यूशन ले लो आप एट वन पेज शायद,
अच्छा, और एग्जाम में ना ये वाला क्वेश्चन एक एलडीआर मार्क करके जाना, यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस है, बट हालांकि कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बट अगर क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है एवरीवन? यस एवरी वन ऑफ यू। नीलकमल, प्रतीक, प्रतिमा को क्लियर है? ओके। संतोष, समझ में आया? अच्छी तरह से कुछ नहीं रहे, सिर्फ घुमाने की कोशिश की है उन्होंने। हमें पता है डिमांड प्राइस का फंक्शन होता है, उन्होंने P इक्वल टू डी दे दिया, तो ठीक है हम D से डिवाइड करेंगे। अभी D बाई डी एक्स करते थे, D बाई डी पी करते थे, अब D बाई डी डी करेंगे। क्लियर? ओके, ये मेन चीज है, पता है क्या? चलो आ जाओ। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन 4 को थोड़ा सा पेंडिंग रखो, 4 थोड़ा सा पेंडिंग, 5 भी पेंडिंग रखो, मेरे को देखने दो। डिमांड और प्राइस रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है तो पहले ये कंप्लीट करता है। यस, ये भी वही क्वेश्चन है। इफ फॉर अ कमोडिटी डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय डी इज इक्वल टू पी, हम लोग क्या बोलेंगे? वी नो दैट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। लिखोगे पूरा, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है? तो D इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, यहाँ पे क्या दे दिया? D दे दिया। ये एफ ऑफ पी की वैल्यू क्या दे दी है? यहाँ पे दे दी है अंडर रूट ऑफ 75 माइनस 3p। फाइंड द मार्जिनल डिमांड, क्या निकालू? रेट ऑफ चेंज बोला, मार्जिनल डिमांड बोला, तो डेरिवेटिव करना है, मतलब ये जगह D बाय डी पी ऑफ D बाय डी पी। एक चीज ध्यान रखना, वापस से लाखों बार बता रही हूँ मैं ये सेम चीज, ठीक है? यहाँ पे P है, यहाँ P है, तो यहाँ पे भी P रहेगा, तभी वो डेरिवेटिव होगा, ठीक है? इधर P है तो इसको डिफरेंशिएट भी P के टर्म्स में ही करोगे। क्लियर डियर? चलो नाउ अभी आप क्या करोगे? समझ में नहीं आ रहा मैडम, तो एक काम करो, इसी स्टेप को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, D बाई डी पी ऑफ 75 माइनस 3p का पार हाफ लिख दू, लिखू? अभी ध्यान देना, इस पूरे को ना मैंने मान लिया है x मान लिया है, तो x टू द पावर हाफ क्या होता है? n x क्या है तुम्हारा? n x n माइनस 1, n x n माइनस 1। अब जिसको x माना है उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करना, d बाय डी पी ऑफ 75 माइनस 3p, ठीक है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना, बिकॉज यहाँ पे चेन रूल लग रहा है। कौन सा रूल लग रहा है? चेन रूल लग रहा है। अभी ये जो कंसेप्ट है इसको मैं अभी फिलहाल शॉर्ट में बताती हूँ आपको, ये 12th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में आपको बताया गया है। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ऐसा आ रहा है, तो ये आपको दिख रहा है, आपका फॉर्मूला है x टू द पावर n वाले फॉर्मूले में दिख रहा है, तो ये आपने x टू द पावर n लगा दिया। अब वापस तो x को जिसको अज्यूम किया ना उसको वापस से डिफरेंशिएट करना, ये हो गया तुम्हारा चेन रूल। एम आई क्लियर? एक बार वापस से सुन लो, चेन रूल क्या होता है पता है क्या? जैसे यहां पे d बाई डी पी ऑफ डी निकालना है, ठीक है? तो मैंने इसको क्या बोल दिया? इसको x ले लिया, d बाई डी पी इंटू, अब तुम क्या करोगे? ये x के टर्म्स में है, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे? बाई डी एक्स। एक मिनट, फॉर्मूला, इस पूरे को अपन ने क्या लिया? इस पूरे को x लिया था, इस पूरे को अपन ने, एक काम करो, मत करो, इससे मत करो, सच में कंफ्यूज हो जाओगे, फालतू 12th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट यहाँ पे ला के भी आपको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना समझो, ये पूरा फॉर्मूला बना, x टू द पावर n का फॉर्मूला बना, वापस से सुनना, ये पूरा x टू द पावर n का फॉर्मूला बना क्या? ये स्टेप क्लियर है एवरीवन? समझा यहां तक? तो x n माइनस 1 लगा दिया, और जिसको x लिया है उसको वापस से डिफरेंशिएट कर देना। तो वापस से जिसको x लिया ना मैंने, उसको वापस से डिफरेंशिएट यहाँ पे कर दो। नाउ क्लियर? कभी भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वे को ऐसे करना, ठीक है? चलो, एंड दिस इज नथिंग बट योर 12th स्टैंडर्ड का चेन रूल, वापस से बता रही हूँ। तो 12th में अपन डिटेल में करेंगे, तब करेंगे अपन, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 75 माइनस 3p एंड हाफ ऑफ माइनस 1 कितना होता है? माइनस हाफ,
अच्छा, डी बाई डी पी ऑफ 75 0, और ये -3, -3p, 3p का क्या हो जाएगा -3, अरे -3x, डी बाई डी एक्स ऑफ -3x कितना होता है -3, तो डी बाई डी पी ऑफ -3p कितना होगा -3, डन दिया। नहीं समझ में आ रहा ना, तो डी बाई ये 3 को -3 को बाहर निकालो, डी बाई डी पी ऑफ p करो, अब डी बाई डी पी ऑफ p 1 होता है तो ये -3 होगा, वही मैंने किया है, ठीक है। अब इस 0 -3 को ना मैं आपको यहीं पे ही एक अगला स्टेप बनाने से बेटर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -3, तो देखा -3/2, और ये -12 है, तो 1/1 के बेटर यहीं पे लिखते हैं रूट ऑफ 75 - 3p। इज दिस सब क्लियर? ये हुआ है डिफरेंशिएशन, ये क्या हुआ है डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ये हो गई तुम्हारी मार्जिनल डिमांड, ये लो यहाँ पे लिखना, देयरफॉर मार्जिनल डिमांड इज इक्वल टू, नाउ मार्जिनल डिमांड निकालो व्हेन द फंक्शन p इज 5, मार्जिनल डिमांड निकालो व्हेन द फंक्शन इज 5, मतलब p इज 5 है ना, प्राइस 5 है तब मार्जिनल डिमांड निकालो। तो कुछ नहीं, ये वाला जो अपना स्टेप आया ना, इसमें अपन ने p की वैल्यू को पुट कर देना है, खत्म। 75 - 3 इंटू 5, तो ये रहेगा तुम्हारा -3, इसको यहीं से देख लो फटाफट से, ये कितना हो गया 5 3 15, 75 माइनस 15 60, 60 को आप रूट से बाहर निकालोगे आपका आ जाएगा 2√15, तो 2 to the 4 4√15, डन। तो मार्जिनल डिमांड इज दिस व्हेन p इज 5। इज दिस द क्लियर? अच्छे से समझ में आया? देखो वो बोल भी रहा है क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड बाय चेन रूल, ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया चेन रूल कैसा था, जिसको x ले उसको वापस से डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। एक बार वापस बता दूं चेन रूल क्या होता है, कौन सा चेन रूल का कंसेप्ट था। इस पूरे को आपकी मैडम ने x लिया था, इस पूरे को x लिया, तो n x n-1, और ये x को वापस से डिफरेंशिएट किया, बस इसको हमेशा ऐसे करता है, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया, ये एवरेज कॉस्ट वाला क्वेश्चन है, ये मार्जिनल रेवेन्यू वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा रुको, सप्लाई वाला पार्ट है, यस। डिमांड के तुमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है, डिमांड के आपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा था अपना एवरेज कॉस्ट निकालने का, राइट। अब कॉस्ट वाला कंसेप्ट करते हैं, ठीक है। पहले मुझे फॉर्मूलाज बता दो एवरीबॉडी, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ये समझ में आता है, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, वो आ जाएगा तुम्हारा एवरेज कॉस्ट। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है, पक्का? चलो, तो क्या बोला है, टोटल कॉस्ट फंक्शन। अच्छा, एक चीज और सुन लो, अगर उन्होंने यहाँ पे बोला कि मार्जिनल कॉस्ट निकालो, मार्जिनल कॉस्ट निकालो, तो किसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको। और अगर मान लो उन्होंने बोला मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालो, तो किसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको, खत्म, ठीक है। चलो, सी ये है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट, सिर्फ एवरेज कॉस्ट निकालनी है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, C अपॉन x, मतलब मैडम ये तो C दे दिया, तो इस पूरे को x से डिवाइड कर दो ना, ये लो, इस पूरे को x से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 5x² 2x अपॉन 7 अपॉन x, ये हो गई तुम्हारी एवरेज कॉस्ट। क्लियर? जो कॉस्ट दिया था उसको सिर्फ और सिर्फ x से डिवाइड करने का, सिंपल, डन एवरीबॉडी। एवरेज कॉस्ट निकालना समझा सभी को? ओके, नाउ फाइंड एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये अभी आपने एवरेज कॉस्ट निकाला, तो एवरेज कॉस्ट x इक्वल टू 4 जब रहे तभी भी एवरेज कॉस्ट बता दो। क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4। पहले एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। इसी को ही एक काम करो ना, तुम यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालो, मैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट निकालती हूँ, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट बाद में निकालते हैं। नाउ
एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, इसी में ही ये जो तुम्हारी एवरेज कॉस्ट आई है इसी में ही x की वैल्यू 4 पुट करोगे, हो जाएगा तुम्हारा एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, 7 अपॉन x है, इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा 359 अपॉन 4। क्लियर डियर एवरीबॉडी। एवरेज कॉस्ट समझ में आया, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, c अपॉन एक्स निकाल लिया मैडम, डिवाइड कर दिया उसको x से। अब बोल रहा है एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो जो भी तुम्हारी एवरेज कॉस्ट आई थी उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, दैट्स इट, डन एवरीबॉडी। क्लियर है पक्का, ओके। अब बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट निकालो, मार्जिनल जहां जहां मार्जिनल वर्ड आएगा वहां वहां मार्जिनल कॉस्ट के लिए, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट के लिए आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे, मतलब ये रहेगा d बाय डी एक्स ऑफ सी, एक्स क्यू क्योंकि पूरा x के टर्म्स में है इसलिए d बाय डी एक्स ऑफ सी, ये क्या हो जाएगा फटाफट बोलो, 5 इंटू 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट बाहर रखा मैंने, इसका x स्क्वायर का क्या होता है 2x एंड प्लस 7 का क्या होता है 0, मतलब ये रहेगा 15x स्क्वायर प्लस 4x, ये हो गया तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट। अब निकालना है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो d बाय डी एक्स ऑफ c व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा 15, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 16 करना जरा, ये रहेगा तुम्हारा 240 एंड इधर 16 256, डन दिया, देख लो आंसर सेम है, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट पूरा। क्लियर है एवरीबॉडी, पूरा सॉल्यूशन एक साथ दिखा दूं, अगर आपको दिखता है तो ये देखो, डन एंड टेल लिया। क्लियर, यहाँ पे अच्छे से बता देना एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 4, ये और ये है। क्लियर डियर, ओके बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन दे दिया है इन शॉर्ट c इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक मिनट, कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग n नोटबुक्स, अब यहाँ पे x के बदले में n है, मतलब c इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n, और ये फंक्शन ऑफ n क्या दे दिया है आपको, ये दे दिया है 1500 माइनस 75 n प्लस 2n स्क्वायर प्लस n क्यूब अपॉन 5, बाबा रे बाबा, ठीक है। तो अभी बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट निकालो एट n इक्वल टू 10, अरे भाई तू n इक्वल टू 10 बाजू हट, पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालने दे, फिर हम उसमें 10 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा dc अपॉन dn करूं, क्योंकि पूरी वैल्यूज n के टर्म्स में है, तो ना x आएगा ना p आएगा ना dd आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा n आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर। अब फटाफट से 1500 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, माइनस 75 n का क्या होता है माइनस 75, 2n स्क्वायर का क्या होता है 4n, n क्यूब का क्या होता है 3n स्क्वायर अपॉन 5। इज दिस पार्ट क्लियर। और थोड़ा शॉर्ट करते हैं, माइनस 75 प्लस 4n प्लस 3n स्क्वायर अपॉन 5। अब वो क्या बोल रहा है व्हेन n इज इक्वल टू 4 तब कॉस्ट निकालो, तो dc बाय dn, n सॉरी 4 नहीं 10 है, तो ये रहेगा माइनस 75 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 5, कितना हो जाएगा ये रहेगा माइनस 75 प्लस 40 प्लस 300 अपॉन 5। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी। देखो आंसर वही है, बस ये कि मैंने आपको ओरली शॉर्ट में बता दिया, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना फॉर्मूलेस की तब आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, बट एग्जाम में आपने प्रॉपर वे में करना, ठीक है। क्लियर है। अब ये क्या जाएगा 5 6 30, अब इन दोनों का माइनस 15 प्लस 40, मतलब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा एग्जैक्टली आंसर 25। तो आप बोलोगे व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एट n इज इक्वल टू 10 इज 25, डन। ये लो बोलो क्लियर है, इसका आंसर 25, इसका आंसर 25, डन डियर। लेना पूरा सॉल्यूशन एट 1 पेज, ये लो फुल सॉल्यूशन एट 1 पेज। इज दिस पार्ट क्लियर, ये समझ में आया सभी को? हाँ ओके चलो बड़े आगे। ये वापस से क्या बोलता है, अब देखो हाँ लोग घुमाते कैसे। टोटल कॉस्ट ऑफ टी टॉय कार्स
कितने टॉयज है, टी टॉय कार्स, कितने कार्स वो लोग प्रोड्यूस कर रहे, टी टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट ऑफ टी टॉय कार्स। जैसे हम लोग ने एक्स का एक्स प्रोडक्ट एक्स क्वांटिटीज प्रोड्यूस बोला था ना, यहाँ पे उन्होंने टी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दिया। तो ठीक है, सी की वैल्यू टी के टर्म्स में है, तो हमें इतना समझ में आ गया, इधर टी है तो हमें डी बाय डी टी ऑफ सी करना है, इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, अब बोल देना यहाँ पे जो कॉस्ट है इज अ फंक्शन ऑफ टी टॉय कार्स प्रोड्यूस्ड, कितने टॉय कार्स प्रोड्यूस है, टी टॉय कार्स प्रोड्यूस, तो डीसी बाय देयरफॉर सी इज इक्वल टू एफ टी, तो सी इज इक्वल टू 5 2 का पावर टी प्लस 17। इज दिस स्टेप क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब सिर्फ क्या करना है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट बोला है तो ये मैं मार्जिनल कॉस्ट निकाल रही हूं, एक तरफ मार्जिनल कॉस्ट निकालती हूँ डेरिवेटिव करके, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट निकाल के दिखाती हूँ। एवरेज कॉस्ट में तो कुछ नहीं करना है, एवरेज कॉस्ट में क्या करना है, इस सी को एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू सी अपॉन टी, सी अपॉन एक्स होता था ना, सी अपॉन एक्स होता था, लेकिन यहाँ पे टी है तो सी अपॉन टी करेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर है। तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड है, कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन कर लो एक बार आप, 5 2t प्लस 17 अपॉन टी, ये हो गया तुम्हारा सी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट निकालती हूँ। अच्छा एक मिनट, एवरेज कॉस्ट निकालो टी इक्वल टू 3, तो एक काम करो, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट एट टी इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा 5 2 टू द पावर 3 प्लस 17 अपॉन 3, ये रहेगा 5 2 टू द 4 4 टू द 8 प्लस 17 अपॉन 3। अब ये तुम खुद से करोगे, ठीक है। $57 अपॉन 3, ठीक है, और डिवाइड होता है ये तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 19। ठीक है, एक बार चेक कर लो आंसर, एक बार चेक कर लो आंसर। ये हो गया एवरेज कॉस्ट, सिर्फ डिवाइड किया और जब टी की वैल्यू पुट करी तो ये हो गई 19, ये हो गया एवरेज कॉस्ट का। आया यहां तक, यहां तक आया पक्का। मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो, मार्जिनल कॉस्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करोगे, मतलब डी बाय डी टी ऑफ 5 इंटू 2t प्लस 17। अभी ये जो 5 है ये कांस्टेंट जाएगा, एंड 2 का पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है, मैम नहीं समझ में आ रहा, एक मिनट, d बाय डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर x क्या होगा, मैम ये तो a टू द पावर x है, हाँ जी a टू द पावर x है, ये समझ में आया, क्या होता है डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2t ऐसे लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे log ऑफ 2, और d बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी योर 0, तो आंसर क्या आ गया 5 2t इंटू लॉग 2। एम आई क्लियर, ये हो गया d बाई डी टी ऑफ c। इज दिस पार्ट क्लियर, अच्छे से शांति से सोच समझ के करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है, पक्का क्लियर हो रहा है। वो 2 का पावर x के जैसे 2 टू द पावर x है वैसा हो गया, ये a टू द पावर x हो गया, ये क्लियर, ओके। अब क्या करोगे, बस यहाँ पे इसी के बदले में 3 की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू 3 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 का क्यूब इंटू लॉग 2, मतलब ये रहेगा 4 टू द 8 है ना, तो 5 8 द 40 40 लॉग 2 40 लॉग 2, डन एवरीबॉडी। कितने इजी सम्स है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए थे तो सम बहुत इजी थे, क्लियर है, ओके। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, वापस है वही है मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट। चलो ये है टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव क्या होगा, एक तरफ मार्जिनल निकाल रही हूँ एक तरफ एवरेज निकाल रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे एवरेज कॉस्ट।
एवरेज कॉस्ट निकाल के बताना मुझे। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है सी अपॉन एक्स, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा सी क्या है 10e⁻²x अपॉन एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा एवरेज कॉस्ट। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2, एवरेज कॉस्ट ए सी x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा ये 10 × e⁻², x के बदले में 2 एंड x के बदले में 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 5 = 10 और e⁻⁴ आंसर आएगा। दिखा दू एवरेज कॉस्ट एक बार, सॉरी ये 5 भी है ना यहाँ पे, 5e⁻⁴ आएगा। इज दिस पार्ट क्लियर? एवरेज कॉस्ट का पार्ट क्लियर है? एवरेज कॉस्ट का पार्ट क्लियर है एवरीबॉडी? यस। चलो मार्जिनल कॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। मार्जिनल कॉस्ट में क्या करोगे? कुछ नहीं, हम लोग करेंगे मैडम डेरिवेटिव, मतलब ये रहेगा dc/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 10⁻e⁻²x। ठीक है, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 10 तो बाहर जाएगा, ये हो जाएगा e⁻²x, हो जाएगा e⁻²x। अब ध्यान से देखना, e⁻x का फॉर्मूला हमें डेरिवेटिव d/dx ऑफ e⁻x पता है, ठीक है, वो होता है e⁻x। लेकिन अगर यहाँ पे 2x हो जाएगा ना, 2x जब है तो वापस से चेन रूल का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रही हूँ, वापस से चेन रूल का कंसेप्ट यहाँ पे बता रही हूँ डियर, ध्यान रखना और इसको लास्ट डे रिवीजन मार्क करना। थोड़ी सी के लिए मिस्टेक हो जाएगी, जरा सी मिस्टेक हो जाएगी। वाई मैडम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये देखो d/dx ऑफ e⁻x का आपको फॉर्मूला पता है e⁻x, बट यहाँ पे e⁻2x है, ठीक है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला भाई तू पूरा का पूरा पहले क्या हो जा, x हो जा, तो ये हो जाएगा e⁻2x, और जिसको x लिया d/dx ऑफ 2x, इसको वापस से डिफरेंशिएट कर। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻2x इंटू 2, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटू 2। इसका डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव ये होगा। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का डियर? चेन रूल का कंसेप्ट समझा आपको? मैं तो 12th वाले से भी होशियार हो यार। चलो एक बार वापस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाकी बच्चों को नहीं समझेगा, माइट आप लोग दोनों बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो यस, बाकी बच्चे आए नहीं अभी, तो उनको शायद नहीं समझेगा। देखना एक बार ध्यान से देखना, यही स्टेप को रुको, सबसे पहले आपकी मैम क्या करती है, यही स्टेप को, ये जो 10 है ये कांस्टेंट है, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 d/dx ऑफ e⁻2x, ऐसे लिख सकती हूँ। अब दिक्कत आ रही थी कि मैडम जी हमें तो फॉर्मूला पता है d/dx, e⁻x का फॉर्मूला है e⁻x, लेकिन यहाँ पे e⁻2x है, इसका कैसे करे? तो मैंने आपको ये बताया था जब भी कुछ अतरंगी आ जाए, ठीक है, तो इसको x मान लो, इस पूरे को x मान लो, तो ये क्या हो गया, पहले को तो यही लिख दो e⁻2x, e⁻x लिख दिया अपन ने, अपना x 2x अभी, और जिसको x माना उसको वापस से डिराइव कर लेना, डेरिवेटिव कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा e⁻2x इंटू 2। इज दिस पार्ट क्लियर? अब मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ 10 इंटू e⁻2x इंटू 2। इज दिस स्टेप क्लियर? पक्का एवरीबॉडी? ठीक है यार, हाइट है, मतलब तुम्हें टफ चीजें बड़ी आसानी से समझ जाती हैं, इजी चीजें नहीं समझ में आती है। चलो, तो ये हो गई मार्जिनल कॉस्ट। नाउ मार्जिनल कॉस्ट निकालो एट x इज इक्वल टू 2। व्हेन x इज इक्वल टू 2 मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगी 20 इंटू e⁻2 इंटू 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 इंटू e⁻4, 20 इंटू e⁻4, और ये आ गया। देखो इन्होंने भी वैसे ही किया है, इन्होंने भी वैसे ही किया है। क्लियर? क्लियर? डन? सिंपल? शैल आई मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन? चलो जी, ये रेवेन्यू वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा रुको, ये सप्लाई वाला पार्ट है, ये कॉस्ट वाला ही पार्ट है, यस ये कॉस्ट वाला पार्ट है। चलो आ जाओ, क्या सारे सिमिलर सम्स पहले खत्म कर ले, वो बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। ये 11th वाला क्वेश्चन है आपका, ये है टोटल कॉस्ट।
एवरेज कॉस्ट निकालो, मार्जिनल कॉस्ट निकालो। अभी फटाफट से ओवरलुक करेंगे। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, सी अपॉन एक्स, ये हो गया सी अपॉन एक्स, निकाल लिया मैडम। अच्छा, सिर्फ द मार्जिनल कॉस्ट पूछा है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10, एवरेज कॉस्ट नहीं पूछा है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट का आंसर, इसका आंसर तो डन। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, फिर मार्जिनल कॉस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 10 निकालेंगे। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करके, इसका हो जाएगा dc by dx is equal to 2x plus 15 and dc by dx when x is equal to 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 into 10 plus 15, मतलब 20 plus 15 35। इज दिस पार्ट क्लियर, दिखा दूं आंसर, ये देखो क्लियर डियर, यहां तक क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है, ध्यान से देखना, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स एवरेज कॉस्ट। एक्स की वैल्यू फाइंड करो जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट सेम होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करो जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट सेम होगा। तो कैसे निकालोगे आप, कुछ नहीं, ये रहा तुम्हारा एवरेज कॉस्ट, वो ये रहा तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट, दोनों को इक्वेट मारो, दोनों को इक्वेट मारो, और यहां से एक्स की वैल्यू निकलेगी 9। Is this step clear? Done, 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 done. Easy, guys, very easy. Yes or no? चलो, अब 2 क्वेश्चन मैंने ऊपर जो छोड़े हैं वो भी कर लेते हैं। एक सप्लाई वाला क्वेश्चन, सप्लाई इजी है। सप्लाई क्या होता है, वी नो दैट सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। लिखो यहाँ पे, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब एस इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, और ये एफ ऑफ पी हमें दे दिया है, एस इज इक्वल टू एफ ऑफ पी दे दिया आपको, पी का स्क्वायर प्लस 9p माइनस 2। तो मार्जिनल सप्लाई मतलब इसका डेरिवेटिव, मतलब डी बाय डी पी ऑफ एस। मैडम नीचे पी क्यों आया, अरे पूरा क्वेश्चन पी में है तो पी से डिराइव करोगे। पी स्क्वायर का क्या होगा, बोलो फटाफट, ओवरऑली 2p, 9p का क्या होगा प्लस 9, और -2 का -0। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, वापस बता रही हूँ आपको, आपने पूरा प्रॉपरली इनको इस तरह से इज्जतदारी से दिखाना है, ठीक है, नहीं तो मार्क्स तुम्हारी मैडम काटेगी, ठीक है। ये मुझे सारे क्वेश्चन कवर करने थे डेरिवेटिव के, एक एक क्वेश्चन मुझे आपको करवाना था, लिख के करवाना था, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा शॉर्ट में लेके भी मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए, ठीक है। यस, नाउ व्हेन प्राइस इज पी, तो आप बोलेंगे डी बाय डी पी एस व्हेन प्राइस इज पी, प्राइस इज 7, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 7 प्लस 9 14 प्लस 9 23, मार्जिनल सप्लाई 23 एट प्राइस पी। ले लो पूरा सॉल्यूशन एट 1 पेज, डन एवरीबॉडी, क्लियर है यो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू क्या होता है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो हम वो एक क्वेश्चन, देखो बाकी सारे क्वेश्चन हो गए आपके, रेवेन्यू वाला कंसेप्ट जो आपकी मैम ने छोड़ दिया था वो एक बार मुझे पहले कंसेप्ट बताने दो, फिर अपन फिनिश करते हैं, बस इतना था बच्चा। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पे तुम्हारे बैठे हैं प्रोड्यूसर, और यहाँ पे बैठे ये लोग सप्लाई करेंगे कंज्यूमर्स को, ठीक है, ये डिमांड करेंगे, ये सप्लाई करेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। मेरे को बताओ, इनकम, इनकम इसकी कि इसकी, कौन बेच रहा है, इसकी इनकम, इन रेवेन्यू मतलब इनकम। तो इस रेवेन्यू कितना हुआ, रेवेन्यू मैम जितने गुड्स इन्होंने डिमांड किए हैं और प्राइस। मुझे एक बात बताना, जितने गुड्स ये लोग डिमांड करेंगे, जितने गुड्स एक्चुअली बेचे गए हैं वो इनटू प्राइस होगा, यस और नो। जितने गुड्स हमने एक्चुअल में बेचे हैं, जितने गुड्स, या फिर बेचे मैं बोल दूं, या फिर मैं बोलूं कि जितने गुड्स इन लोग ने डिमांड किया, अरे तुम बेचोगे तभी तो ये डिमांड करेंगे, ये डिमांड कर रहे तभी तो तुम बेचो, तो मेन कंसर्न क्या है, डिमांड हो रहा है तभी तो सप्लाई हो रही है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। इज दिस पॉइंट क्लियर, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांड। तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्राइस इंटू डिमांड। किस प्राइस पे, मान लो इन्होंने 5000 पेन मांगे, 5000 पेन मांगे और प्राइस क्या थी 10 रुपए, तो कितना डिमांड हो गया, रेवेन्यू कितना हो गया 50,000, सिंपल, क्लियर है, ओके।
मार्जिनल रेवेन्यू बोला तो इसी का ही डेरिवेटिव करोगे। रेवेन्यू मिल गया ना, आर मिल गया, आर इज इक्वल टू पीडी, आर इज इक्वल टू पीडी। अभी मार्जिनल रेवेन्यू बोला तो इसी को डिराइव कर लेना, खत्म। ठीक है, वापस से देखो, एक है रेवेन्यू का कंसेप्ट, रेवेन्यू होता है पीडी, मार्जिनल रेवेन्यू पूछा तो इसका डेरिवेटिव कर लेना। क्लियर? नाउ आई एम आस्किंग एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज बताओ, ऑन एन एवरेज कितना इनकम कमाई रे, एक पेन पे ऑन एन एवरेज कितनी इनकम कमाई? तो पीडी अपॉन डी, मैम नहीं समझा, ऑन एन एवरेज कितनी इनकम कमाई कहने से, एक मिनट रुको, इसको भी छोड़ो, ऑन एन एवरेज कितनी इनकम कमाई, टोटल रेवेन्यू अपॉन डी, टोटल रेवेन्यू था 50,000 और टोटल गुड्स इन्होंने कितने डिमांड किए थे, 5,000, तो ऑन एन एवरेज एक पेन पे कितनी इनकम कमाई, 10 रुपए कमाई। यस एवरीबॉडी, ऑन एन एवरेज एक पेन पे आपने 10 रुपए इनकम कमाई। क्लियर है ये? तो इसका फॉर्मूला ना आर अपॉन डी है और इसका क्या है, पीडी। वापस से बोलना, कॉस्ट का क्या था, एवरेज कॉस्ट का था सी अपॉन एक्स था, यहाँ पे आर अपॉन डी है। इज दिस स्टेप क्लियर? इसका पीडी। ठीक है, अभी रेवेन्यू, ये रेवेन्यू तो ये यहां से आ जाएगा, रेवेन्यू अपॉन डी कर देंगे, खत्म। अच्छा, और टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, रेवेन्यू अपॉन कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। डन। ये तो बेसिक बच्चे को मालूम है, वाला पार्ट, दिक्कत तो सिर्फ यहीं पे आती थी। देखो एक बार वापस से सुन लेना, पूरा कंसेप्ट वापस से, ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ आपके लिए। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बताओ कितना रेवेन्यू हुआ है मुझे। मैम आपने जितने पेन बेचे और एक पेन की कॉस्ट कितनी थी, जितना कितना पेन की डिमांड आई है मैडम, 5,000 पेन की डिमांड और 10 रुपए, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, P इंटू डी, 50,000 का टोटल रेवेन्यू हो गया। अब एवरेज रेवेन्यू बताना, रेवेन्यू अपॉन डिमांड, 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट डिमांड किया तो 10 रुपए ऑन एन एवरेज हम कमा रहे हैं। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का? श्योर? और लास्ट में प्रॉफिट बोलोगे तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, चलो अब बढ़ो आगे और अब देखना क्वेश्चन। अब ना एक बार कंसेप्ट हो जाता है ना फिर बहुत इजी जाता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बचा है, देखो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है हमने, ओनली दिस क्वेश्चन वाज लेफ्ट। मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपकी बुक में इसका, डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय, वापस से उल्टा दिया है, क्या बोला है पता है वो, पी प्राइस जो है ना, तुम क्या बोलते थे, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ऐसा बोलते थे ना, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड, ऐसा दिया है। अब ऐसा समझो, तो P की वैल्यू क्या दे दी है, 175 प्लस 9D प्लस 25 का D का स्क्वायर, D का स्क्वायर। इज दिस स्टेप क्लियर? ये अपन ने ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन किया था। इज दिस स्टेप क्लियर? ये यहां तक समझा दिया? पक्का? ओके, फाइंड द रेवेन्यू। ठीक है, निकालते हैं। ये क्या है, ये प्राइस है, ये पूरी की पूरी क्या है डियर, प्राइस है। फाइंड द रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज 10। ओके, कोई चिंता नहीं। मुझे एक बात बताना, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, पीडी, प्राइस दे दी है, प्राइस दे दी है, प्राइस क्या दे दी आपको, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, प्राइस क्या दे दी आपको, 175 प्लस 9D प्लस 25D का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा P है और ये D है, तुम मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू पूछा है, ये निकल गया अपना। ठीक है, तो ये जाएगा 175D प्लस 9D स्क्वायर प्लस 25D का क्यूब व्हेन डिमांड इज 10। वापस से देख लेना, व्हेन डिमांड क्या है, 10 है। इज दिस क्लियर?
ये टोटल रेवेन्यू आया। अभी टोटल रेवेन्यू निकालना व्हेन डिमांड इज 10, जब डिमांड 10 है। तो अब आप इसको कैसे करोगे? 175, अभी कुछ नहीं, ये इक्वेशन में जब डिमांड 10 है तब टोटल रेवेन्यू कितना है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें 10 को पुट कर देना। तो 175 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू 10 का क्यूब, 1750, 9 इंटू 100 प्लस 25123। इज दिस क्लियर? इसका आंसर आएगा आपका, ये देखो, इसका आंसर आ जाएगा आपका 27650। क्लियर है यहां तक? मैंने क्या निकाला अभी? व्हाट आई हैड कैलकुलेटेड, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू एट डिमांड 10। इज दिस स्टेप क्लियर? एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, कोई घाई नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। डन डियर? पक्का? ओके अब क्या निकालने बोला? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मेरे को फॉर्मूला बता, टोटल रेवेन्यू अपॉन डी। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू मैं तेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करके देती हूँ। टोटल रेवेन्यू ये आया, ये देखें यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? आर अपॉन डी। तो आर क्या है? दिस इज योर आर। इक्वेशन 1 पूरा का पूरा लिख दे, 175d प्लस 9d का स्क्वायर प्लस 25d का क्यूब अपॉन डी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 175 प्लस 9d प्लस 25d का स्क्वायर। इज दिस स्टेप क्लियर? ये स्टेप समझ में आया सभी को? एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? आर अपॉन डी होता है। इक्वेशन नंबर 1 में हमें मिल गया है, तो यहाँ पे लिख देना, इक्वेशन 1 पूरा का पूरा है। यस बोलो, पक्का? ओके नाउ अभी एवरेज रेवेन्यू निकालना है मुझे। एवरेज रेवेन्यू निकालना है व्हेन डिमांड इज 10। तो कैसे निकालोगे? बस यहाँ पे डी पुट कर लो, 175 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 10 का स्क्वायर, ये रहेगा 175 प्लस 90 प्लस 2500। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे एज इट इज और आपका आंसर आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू रेट। मार्जिनली एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू ये देखो एग्जैक्टली सेम है, 2765। क्लियर है एवरीवन? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2765। पहले मुझे यहां तक बताओ, टोटल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू व्हेन डी इज 10, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू व्हेन डी इज 10, ये दो चारों कंसेप्ट क्लियर हुए आपके? यस एवरीबॉडी, यहां तक क्लियर है? पक्का? कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके अब आपको क्या निकालने बोला है? टोटल रेवेन्यू निकाल लिया, एवरेज रेवेन्यू निकाल लिया, मार्जिनल रेवेन्यू निकालो। मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस इज 10। अब आपको खुद ब खुद समझ में आ रहा होगा मार्जिनल रेवेन्यू एमआर किसका निकलेगा? किस मार्जिनल रेवेन्यू बोला है, तो ये जो रेवेन्यू है यहाँ का मार्जिनल निकालेंगे। जब जब मार्जिनल बोला है तब तब अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। या रेट ऑफ चेंज बोला है तब तब अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। डी के टर्म्स में है तो डी बाय डी डी ऑफ आर, मतलब ये रहेगा तुम्हारा 175d। ओरली कर रही हूँ मैं, 175d। चलो ठीक है, पूरा लिख लेता अपन, पूरे का इसको डेरिवेटिव करोगे, डी का क्यूब। अब इसको करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 175, ये रहेगा तुम्हारा 9 2 18 डी, ये रहेगा तुम्हारा 25 3 75 डी का स्क्वायर। इज दिस स्टेप क्लियर? ओरली किया आपकी मैम ने, ये देखो मार्जिनल रेवेन्यू क्लियर हुआ। मार्जिनल रेवेन्यू में क्या करेंगे? रेवेन्यू को ही डिराइव करेंगे, एवरेज कॉस्ट को तो, एवरेज रेवेन्यू को तो नहीं करूंगी मैं डेरिवेटिव, रेवेन्यू को ही डेरिवेटिव करके मार्जिनल रेवेन्यू बोलूंगी। क्लियर है?
अब मुझे बताना मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन डी इज 10 निकालो, इसी में ही पुट करेंगे और किस में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 175 प्लस 180, 18 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 10 का स्क्वायर, ये रहेगा 175 प्लस 180 प्लस 7500। ध्यान से देखना, वन 175, 180 और 7500, 175, 180 एंड 7500 कितना आ रहा है 7855। यो एवरीबॉडी, तो जब डिमांड 10 है तो टोटल रेवेन्यू इतना आया, एवरेज रेवेन्यू इतना आया और मार्जिनल रेवेन्यू इतना आया। क्लियर है? क्लियर है डियर? अपना आंसर बहुत सिस्टमैटिकली सॉल्व किया है, इनके इससे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ऊपर नीचे किया है अपन एकदम सिस्टमैटिकली किया। मैं अभी आप इस पॉइंट पे मैं आपको अपना आंसर दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या किया, पूरा ये पूरा कंसेप्ट था रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू पीडी, ये पी दिया था इंटू डी किया, ठीक है, पी इंटू डी किया अपन ने। उसके बाद क्या किया अपन ने, इससे आर मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। अभी जैसी आर मिला तो मुझे बताओ आर व्हेन डी इज 10, कुछ नहीं, इसी इक्वेशन में डी की जगह में 10 पुट किया तो आंसर आ गया। एवरेज रेवेन्यू की तरफ बढ़े, एवरेज रेवेन्यू होता है आर अपॉन डी, इस पूरे इक्वेशन 1 को डी से, इस पूरे इक्वेशन 1 को डी से डिवाइड किया, आर अपॉन डी इज योर एवरेज रेवेन्यू, तो ये आ गया। अब एवरेज रेवेन्यू व्हेन डी इज 10, इसी इक्वेशन में डी के बदले में 10 पुट किया, वो आ गया एवरेज रेवेन्यू व्हेन डी इज 10। अब मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू में रेवेन्यू को ही तो डिफरेंशिएट करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू में ये रेवेन्यू को ही डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएट किया मैंने और वापस से मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन डी इज 10, तो इसी इक्वेशन में 10 पुट किया, हमें आंसर आ गया। क्लियर डियर एवरीबॉडी? अच्छी तरह से पूरे चैप्टर्स क्लियर हुए? यस और नो? हुआ? So dear, we had finished your entire exercise 9.2. यो, अब सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाकी है, ज्यादा कुछ भी बाकी नहीं है, ठीक है? चलो, तो विल देखो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो मिसलेनियस एक्सरसाइजेस रिमेनिंग वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।